यस स्टूडेंट, माई सेल्फ दिवांश वशिष्ठ। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहूंगा कि इस सेशन में हम या इस चैनल पर आगे आने वाले सेशन में हम केवल और केवल बात करने वाले हैं बोर्ड के रिगार्डिंग। हमें और किसी तरीके की स्टाइल दिखाने से कोई जरूरत नहीं है। हमारे को ओनली ऑन बोर्ड के ऊपर फोकस करती हुई बातें जो है वो पढ़नी है। मैंने पिछले कई दिनों में देखा बच्चे जो थे, जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, उन्होंने कंपटीशन की तो तैयारी कर ली है, लेकिन उनका बोर्ड कहीं ना कहीं छूट गया है। दूसरी बात, जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी एक अच्छा सेशन जो है वो हो सकता है। हम बिल्कुल टिप से लेकर टॉप तक आप लोगों को फिजिक्स समझाने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी अब पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को मेनली जो टॉपिक्स काम में आते हैं और जो मेजर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कशन कराया जाएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स विच इज चार्ज। फर्स्ट इज चार्ज and statics means rest. So basically in this unit we are studying about charge but in rest. So क्या हम इस चैप्टर में करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं? थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन करें कि क्या हम इस चैप्टर में करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं? तो बोले सर नहीं पढ़ने वाले। क्यों? क्योंकि सर इस चैप्टर में करंट का पढ़ना इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने बोला चार्ज रेस्ट में। तो करंट का मतलब ही होता है द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात कही है बच्चों आपने कि हम इस चैप्टर में चार्ज के बारे में करंट के बारे में नहीं पढ़ने वाले। तो सर हम इस चैप्टर में किस किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं? बहुत बेसिक बात कि हम चार्ज के लिए फोर्स किस तरीके से लगता है उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि अगर हम हमारे बालों को स्केल से रब कर लें और छोटे छोटे कागज पार्टिकल को लेके आए तो वो जो कागज पार्टिकल है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किससे? स्केल से। या देखो इस विंटर डेज आने वाले हैं, तो विंटर डेज में सबसे अच्छी बात हमारे पास क्या है इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर घर जाकर आप अपने विंटर क्लॉथ्स उतारते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि उनमें या तो चटर पटर की सी आवाज आई है, और यही चीज आप लाइटनिंग में अंधेरे में करें तो आप लोगों को थोड़ी बहुत लाइटनिंग होती हुई भी दिखाई देती है। यही कहीं ना कहीं बच्चों प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, और यही डेली लाइफ बेस्ड ऑन एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑल्दो किस तरीके से चार्ज आया, कैसे आया, इन थ्योरीज के ऊपर अभी हम बात नहीं करने वाले। ये आप सभी कहीं ना कहीं अपने स्कूल्स में पढ़े होंगे। हम मेजर टॉपिक्स जो है उनके बारे में डिस्कशन इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको समझ में आया। इस चैप्टर को मेनली कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से हम इस चैप्टर को बेसिकली 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कूलम्ब फोर्स के बारे में। देन मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताऊंगा और एक पूरी सीरीज जो है वो बताऊंगा। लास्ट में हम इसके रिगार्डिंग जो बोर्ड्स में आइदर वो कोई सी भी बोर्ड हो उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर मैं बोर्ड को स्पेशलाइज कर दूंगा। आरबीएससी जैसे राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन सभी को स्पेसिफाई जो है वो कर दिया जाए। उनके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पढ़ जाएंगे। ऑल्दो थ्योरी इज सेम इन ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, फर्स्ट चार्ज, दूसरा एट रेस्ट। तो सर क्या हुआ? तो सर बात ये हुई कि रेस्ट में चार्ज के अंदर जो जो भी प्रॉपर्टीज होंगी हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। फर्दर एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, जिसका हमने नाम लिखा हुआ है कूलम्ब फोर्स। बच्चों हुआ क्या, मान लेते हैं कि ये आप लोगों के पास कोई चार्ज है Q1, ऑल्दो आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। अनदर चार्ज इज Q2। ठीक है सर, ये भी अच्छी बात है। और ऐसा मान लिया कि इन दोनों चार्जेस की जो बीच की डिस्टेंस है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं R है। क्या है? R है। कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है। ऐसा आप 11th क्लास में भी ऑल्दो पढ़ के आए हो कि जो फोर्स होता है ना, फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में, वो इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऑल्दो हम फिर से इस बात को समझते हैं, हम ज्यादातर इस चीज को चार्ज से नहीं समझ पाते क्योंकि डेली लाइफ में हमने चार्ज चलते हुए नहीं देखे,
तो भाई हम मैग्नेट से इसको समझ सकते हैं। आपको सोचना जरा कि दो मैग्नेट के पोल हैं, जितने ज्यादा इन पोल्स की वैल्यू होगी, जिनको हम आगे जाके पोल स्ट्रेंथ कहेंगे, वो आपस में एक दूसरे को उतनी ही तो तेज अट्रैक्ट करेंगे। और कुछ सोचना जरा, जितनी पास रखेंगे उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेंगे, मतलब उतना तेज फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और जितनी दूर रखेंगे उतना कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं यही फोर्स जो है, ये जो चीज है, ये इसी तरीके से निकली। ऑल दो किस तरीके से निकली, क्या डिवाइसेस काम में आई, फिर मैं आप लोगों को कहने वाला हूं कि हम इसके बारे में कोई डिस्कशन करने वाले नहीं। आगे हमने क्या समझा कि यही जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आपको सभी को पता है कि जब भी आप प्रपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा बच्चों, और हियर इज द कांस्टेंट इज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर मैं फिर से के की बात करूं तो के आपका कुलम कांस्टेंट के नाम से जाने जाने वाली एक चीज है। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसको? कुलम कांस्टेंट। फर्दर ये के बच्चों वास्तव में क्या है, ये आप लोगों के पास कुलम कांस्टेंट तो है, लेकिन ये है ना इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम है ओनली। यहां सर एक नया वर्ड मैंने लिखा है जिसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। कई बच्चे इसको ई नॉट भी कहते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को जैसा कैजुअल वे में सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो वैसे इसको एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। होता क्या है, कैसे बिहेव करता है, ये आगे पढ़ लेंगे, अभी हम इस टॉपिक पे नहीं जाए। के की एक सिंपल सी वैल्यू है जिसको परमिटिविटी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट, और के को कूलम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस के की यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कहीं ना कहीं वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। अब जनरली आप लोग अगर किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को बोल रहे हो ना, तो उसको विद ऐसा यूनिट लर्न रखो। जैसे कि ये मैंने लर्न रखा हुआ है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। हेयर अगेन एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि 4 पाई खुद की तो उसकी कोई ऐसा यूनिट होती नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट वास्तव में के की ऐसा यूनिट का रेसिप्रोकल होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ओवर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एक बहुत स्पेशल और एक स्टार्टिंग की जो बात है वो हमने पढ़ ली। दूसरी बात क्या है सर, कि कूलम फोर्स वास्तव में किस किस जगह पर कैसे कैसे बिहेव करता है, और वास्तव में इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो हम इसको बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो आज बहुत एक छोटा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं बहुत छोटा रखूंगा, आगे जाकर इन चीजों को मैं बड़ा कर, है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, नेक्स्ट पोर्शन की, इसको हम बोल रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या है सर कूलम फोर्स की, प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज सर देखो, सबसे पहली पहली प्रॉपर्टी तो पता है क्या है, कि ये ना एक सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑल्दो आप जानते होंगे सभी की सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नहीं जानते तो सुन लेना। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व कराने के लिए हेल्पफुल होता है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको रिवॉल्व कराने के लिए हेल्पफुल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। लेकिन बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि सेंट्रीपिटल फोर्स की खुद की कोई हैसियत नहीं होती, हमेशा किसी और के दम पे वो चलता है। कैसे? आप कुछ सोचना जरा, मान लेते हैं मेरे हाथ में रस्सी है और यहां से एक स्टोन जो है वो बंधा हुआ है। अगर मैं स्टोन को पकड़कर, इस रस्सी को पकड़कर स्टोन को ऐसे घुमा रहा हूं, तो सर घूमने के लिए हेल्पफुल फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सर इसकी खुद की कोई हैसियत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर इस रस्सी की टेंशन नहीं हो तो सर ये वास्तव में जो स्टोन है वो घूमेगा नहीं। हाँ सर बात तो सही है। दूसरी बात, हमें पता है अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रही है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है, सही बात। लेकिन सर रिवॉल्यूशन करने के लिए तो हेल्पफुल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन भाइयों सेंट्रीपिटल फोर्स की खुद की कोई हैसियत ही नहीं। तो ये किसके कारण लग रहा है? वास्तव में सन और अर्थ एज वेल एज अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो सर यहां क्यों बताया जा रहा है? आपको पता होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है सर। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो घूमने के लिए फिर से हेल्पफुल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सर ये लग किसके कारण रहा है? ये वास्तव में न्यूक्लियस और
इलेक्ट्रॉन के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको अपन कूलम्ब फोर्स के नाम से जानते हैं, उसके कारण लग रहा है। तो ये हमारी जो सीरीज थी, आप लोगों को शायद समझ में आई सेंट्रीपिटल फोर्स की, कि क्यों हमने कूलम्ब फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्ब फोर्स भी कहा है। अनदर थिंग इज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ऑल्दो हम कंजर्वेटिव फोर्स को और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेज होते हैं, मतलब जिन्होंने जो वर्क किया है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऑल्दो कभी टाइम रहा तो इसको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। थर्ड बात क्या है सर? देखो थर्ड बात ना, अब देखो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ सर, कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ सर। हमेशा याद रख लेना बच्चों, आगे भी काम आएगा। कभी भी किसी भी चीज की शक्ल ना ऐसी दिख जाए, ऐसी किसी भी चीज की, तो इसको केवल और केवल इसको इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस। तो क्या सर, ये ना इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करता है। इनवर्स, थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस को फॉलो करता है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो स्क्वायर फॉर्म में आपके पास फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं स्टार्टिंग में दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस फोर्स जो है वो 100 न्यूटन था किसी एक डिस्टेंस में, अगर आपने फोर्स को, डिस्टेंस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि डबल कर दिया, तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? आप 2 का स्क्वायर सोचो, 4 हो गया, और 100 में डिवाइड कर दो पुराने वाले फोर्स में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन। ऑल्दो जिन बच्चों को समझ में आया वो ठीक है, आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक के बाद जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग पैनिक नहीं हो। ओके, अच्छा। फोर्थ आपके पास क्या आता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कि सर इसकी जो एक्टिंग लाइन होती है ना, जॉइनिंग लाइन, एक्टिंग लाइन, सॉरी, इसकी जो एक्टिंग लाइन होती है ना, वो हमेशा दो चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जॉइनिंग लाइन, उसके अलोंग ही होती है, उसके अलोंग ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए तो ये चार्ज है, एक चार्ज ये है, हमने कहा दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है, या तो ये अट्रैक्शन का होगा या ये रिपल्शन का होगा। अब जब फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा है तो वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा, रिपल्शन का लग रहा है तो भी वो इसी लाइन के अलोंग लगेगा। कभी भी बच्चों ऐसा नहीं होगा कि यहां पर आप लोगों के पास ये रखा हुआ है और आपने इस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन करा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट कर दे। ऑब्वियसली बात है सर, पॉसिबल ही नहीं। इस लाइन के अलोंग लग रहा है तो इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। ऑल्दो ये बात बहुत छोटी सी है, बट अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारे काम में बहुत अच्छे लेवल पे आएगी। पांचवी बात, और इंपॉर्टेंट बात, पांचवी बात भी, कि सर आपके पास ये जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स है ना, वो किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस के कारण अफेक्टेबल नहीं होता। मेरा कहने का क्या मतलब है कि सर आपके पास ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है आप लोगों के पास Q2, एंड हियर इट इज Q3। तो Q1 और Q2 के बीच में मान लो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एज इट इज Q2 और Q1 के बीच में भी 4 न्यूटन का मान लो फोर्स लग रहा है। तो Q1 क्या कहता है Q2 और Q3 से कि आप मुझ पर Q1 Q3 आप मुझ पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाओ, Q2 को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और Q2 भी क्या कह देता है Q1 से कि भाई साहब मैं 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, Q3 को चुप रखना, इसको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ऑल्दो लास्ट में जाकर हम इनके वेक्टर प्रोडक्ट कर लेते हैं, जो वेक्टर एडिशन कर लेते हैं, सम ऑफ वेक्टर्स आप जानते हैं, जिसको आप कभी ना कभी अपनी 11th क्लास में पढ़े होंगे। ऑल्दो छोटा सा आप लोगों को एक जो ट्रिक है वो भी बता दी जाएगी और कॉन्सेप्ट भी समझा दिया जाएगा। इन 5 पॉइंट से रिगार्डिंग हम आगे कुछ चीजों को समझने वाले हैं। आई होप सो कि आज का एक छोटा सा सेशन, जिसको इंट्रोडक्शन सेशन कह सकते हैं हम, वो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। लगातार ये जो सीरीजेस हैं ये चलती रहेंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन उसके बाद मैग्नेटिज्म, उसके बाद आप लोगों का एसी, ईएमआई एसी एंड ऑप्टिक्स, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। बड़े आराम से हम इस सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ रहिए, डोंट वरी अबाउट योर कोर्स एंड योर परफॉर्मेंस। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर।